देश पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की एक पुरानी आदत है कि वो जिस राज्य में कमजोर होती है वहां की मजबूत क्षेत्रीय पार्टी से पहले हाथ मिलाती है और फिर धीरे धीरे उसकी जड़ों को कमजोर करने में लग जाती है और कई बार पार्टी के अंदर फूट डलवा देती है। और ऐसा कई राज्यों में देखने को मिला है। जो समय रहते बीजेपी की चाल को समझ जाता है वो बच जाता है और जो बीजेपी के जाल में फंस जाता है वो बर्बाद हो जाता है। और ऐसा ही कुछ हाल इस वक्त हो रहा है तमिलनाडु में बीजेपी की सहयोगी अन्ना द्रमुक यानी AIADMK का। पार्टी में इस वक्त भूचाल मचा हुआ है। आखिर क्या है मामला, क्या है इस भूचाल की वजह और सबसे अहम सवाल कि इस लड़ाई के तार बीजेपी से किस तरह जुड़े हुए हैं, इन सभी सवालों पर चर्चा करेंगे हम आज की अपनी स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं अंशिता श्रीवास्तव हाजिर हूं आपके साथ। स्वागत है आप सभी का। चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, तमिलनाडु में बीजेपी की सहयोगी AIADMK पार्टी में इन दिनों सियासी घमासान छिड़ा हुआ है और पार्टी अपने ही अंदर छिड़ी रार के कारण लगातार कमजोर हो रही है। आलम यह है कि पार्टी कार्यकर्ता ही एक दूसरे के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और पार्टी अब बेहद कमजोर हो चुकी है, या यूं कहें कि दो हिस्सों में बंट चुकी है, जिसका नतीजा बीते दिन दिखाई दिया जब बैठक से पहले कार्यकर्ताओं ने हंगामा मचा दिया। चेन्नई में AIADMK के पार्टी मुख्यालय के बाहर दो गुट आपस में भिड़ गए। मामला हाईकोर्ट पहुंचा और बैठक पर रोक लगाने की मांग की गई, लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने AIADMK आम परिषद की बैठक पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और पनीरसेल्वम की ओर से बैठक को रोकने के लिए हाईकोर्ट में लगाई गई याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में महासचिव पद को फिर से बहाल करने और समन्वयक के साथ साथ संयुक्त समन्वयक पदों को समाप्त करने का प्रस्ताव था, लेकिन हाईकोर्ट से पनीरसेल्वम गुट को निराशा हाथ लगी, जिसके बाद पनीरसेल्वम समर्थकों ने पलानीस्वामी के नेतृत्व में पार्टी की जनरल काउंसिल की बैठक से पहले AIADMK कार्यालय का दरवाजा तोड़ दिया। इधर कार्यकर्ता हंगामा करते रहे और उधर बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया और वो फैसला था इडप्पादी के पलानीस्वामी को AIADMK का अंतरिम महासचिव चुनने का। और इसके साथ ही एक और बड़ा फैसला लिया गया जो O पनीरसेल्वम को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और पार्टी के कोषाध्यक्ष पद से निष्कासित करने का था। पनीरसेल्वम के समर्थकों को भी पार्टी से निकाल दिया गया और इन दोनों ही फैसलों ने सभी को हैरान कर दिया और इसी के साथ तमिलनाडु की मजबूत पार्टियों में शामिल AIADMK में बड़ी टूट हो गई और वो हो गया जो बीजेपी चाहती थी। यानी एक बार फिर बीजेपी अपने मंसूबों में कामयाब होती दिखाई दे रही है, क्योंकि AIADMK आज जिस स्थिति में है ये बीजेपी की लिखी गई पटकथा है। आखिर ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत हुई जयललिता के निधन के बाद से, जब पार्टी तमिलनाडु की सत्ता पर काबिज थी। जब तक जयललिता जीवित थी पार्टी में उनका एक छत्र राज था। पार्टी के किसी नेता में उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन उनके जाने के बाद AIADMK में संघर्ष शुरू हो गया। तीन मुख्य किरदार फोकस में आए। एक थे पनीरसेल्वम जो जयललिता के बेहद करीबी थे, इसलिए जयललिता ने उन्हें CM बना दिया था। दूसरी थी VK शशिकला जो जयललिता की खास मित्र थी और पार्टी संगठन पर उनकी जबरदस्त पकड़ थी। और तीसरे थे पलानीस्वामी जो शशिकला के करीबी थे और जयललिता के निधन के बाद शशिकला ने पनीरसेल्वम को CM पद से हटाकर पलानीस्वामी को CM बना दिया। हालांकि शशिकला खुद CM बनने का सपना देख रही थी और वो पलानीस्वामी को भी हटाकर खुद कुर्सी संभालने की जुगत में थी, लेकिन इससे पहले ही उन्हें जेल जाना पड़ा। दरअसल लगभग 2.5 दशक पुराने भ्रष्टाचार के एक मामले में उन्हें 4 साल की सजा हुई थी। बता दें कि इस मामले में जयललिता भी आरोपी थी, लेकिन फैसला आने से पहले ही उनका निधन हो चुका था। ऐसे में अब शशिकला को जेल जाना पड़ा और वो जैसे ही जेल गई बीजेपी की एंट्री हो गई। अब क्योंकि शशिकला बीजेपी की धुर विरोधी थी, ऐसे में जैसे ही बीजेपी की एंट्री हुई उसने सबसे पहले शशिकला को पार्टी के महासचिव पद से हटाकर निष्कासित करवा दिया। इसके बाद पार्टी ने अपनी छवि को अच्छा बनाने के लिए पनीरसेल्वम और पलानीस्वामी के बीच समझौता करवा दिया कि दोनों की सहमति से ही सरकार चलेगी, सारे फैसले आपसी सहमति से लिए जाएंगे। और जब तक पार्टी सत्ता में रही सब कुछ ठीक चला, लेकिन जैसे ही पार्टी 2021 चुनाव हारी पार्टी में सभी कुछ बिखर गया। और अब क्योंकि पार्टी के हाथ से सत्ता जा चुकी थी, इसलिए पार्टी में अब वर्चस्व की लड़ाई छिड़ गई और उसका नतीजा ये हुआ कि अब पनीरसेल्वम भी पार्टी से बाहर हो
चुके हैं। यानी पहले बीजेपी ने शशिकला को बाहर करवाया और अब पन्नीरसेल्वम को भी बाहर करवा दिया। यानी अभी तक सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा बीजेपी ने सोचा था और अब शशिकला और पन्नीरसेल्वम दोनों ही पार्टी से बाहर हैं। ऐसे में एआईएडीएमके तेजी से अपना आधार खोना शुरू कर देगी। बीजेपी भी एआईएडीएमके के असंतुष्टों को अपनी ओर मिलाने की कोशिश शुरू कर चुकी है। ऐसे में शशिकला और पन्नीरसेल्वम को भी बीजेपी अपने साथ लाने की जुगत लगा रही है और अगर ये बीजेपी के साथ आ जाते हैं तो एआईएडीएमके की जगह बीजेपी खुद विपक्ष की भूमिका में आने की कोशिश करेगी। यानी बीजेपी धीरे धीरे कामयाब हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी ने आखिर ऐसा किया क्यों बीजेपी अपने ही सहयोगी को कमजोर करने में लगी हुई है? क्या है इसके पीछे की रणनीति? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है। तो आपको बता दें कि बीजेपी के ऐसा करने की वजह है 2024 लोकसभा चुनाव। दरअसल बीजेपी की नजर अब दक्षिण राज्यों पर है जहां बीजेपी बहुत कमजोर है या यूं कहें कि उसका कोई जनाधार ही नहीं है। बता दें कि दक्षिण के राज्य तेलंगाना, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इन राज्यों में बीजेपी का कोई जनाधार नहीं है और बीजेपी यहां मजबूत होने की जुगत में लगी हुई है। इन चारों राज्यों में लोकसभा की कुल 102 सीटें हैं जिनमें से एनडीए को केवल 5 सीटें ही मिल पाई थी। बात करें केरल की तो यहां बीजेपी के पास एक भी लोकसभा सीट नहीं है। वहीं आंध्र प्रदेश में भी बीजेपी के खाते में एक भी सीट नहीं आ पाई थी। हालांकि तमिलनाडु में एनडीए के सहयोगी के खाते में एक सीट आई थी। लेकिन तेलंगाना में बीजेपी को उम्मीद जगी क्योंकि वहां पर इसे 4 सीटें हासिल हुई थी। ऐसे में अब पार्टी वहां ज्यादा फोकस कर रही है और उसे उम्मीद है कि वहां वो टीआरएस को कड़ी टक्कर दे सकती है। इसके अलावा बात करें आंध्र प्रदेश की तो यहां की जनता में राज्य विभाजन के चलते कांग्रेस के खिलाफ अभी भी नाराजगी है। ऐसे में बीजेपी के पास अच्छा मौका है कि वो वहां पर खुद को मजबूत कर सके और यही कारण है कि अपनी पुरानी सहयोगी टीडीपी की लाख कोशिशों के बाद भी पार्टी अब दोबारा उससे हाथ मिलाने को राजी नहीं है और ऐसा करके पार्टी आंध्र में टीडीपी को कमजोर कर खुद विपक्ष बनना चाहती है। और तमिलनाडु में भी बीजेपी की यही सोच है कि वो मुख्य विपक्षी पार्टी एआईएडीएमके को कमजोर करके खुद मुख्य विपक्ष की कुर्सी पर बैठ जाए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अपने सहयोगियों को कमजोर करना बीजेपी की पुरानी आदत है। तो आपको बता दें कि कई राज्यों में ऐसा देखा गया है कि जिस राज्य में बीजेपी कमजोर है उस राज्य में मजबूत होने के लिए बीजेपी पहले तो किसी पार्टी का सहारा लेती है और फिर उसी पार्टी को खत्म कर देती है। और ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने हैं। जैसे गोवा में पार्टी ने पहले महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी से हाथ मिलाया और फिर उसे ही कमजोर कर दिया। एमजेपी 3 दशक पहले गोवा की सत्ता पर राज करती थी। बीजेपी से गठबंधन करके आज उसकी हैसियत मात्र 3 सीटों तक ही सीमित रह गई है और बीजेपी गोवा की सत्ता में है। इसके अलावा बात करें हरियाणा की तो यहां पहले बीजेपी ने लोकदल से हाथ मिलाया और फिर इसे ही गायब कर दिया। आज लोकदल का हरियाणा में केवल एक ही विधायक है। बात अगर यूपी की करें तो यहां बीजेपी जनता पार्टी के सहारे एंटर हुई थी और आज ये दल यूपी में कहीं नहीं है। और ताजा उदाहरण तो महाराष्ट्र का है ही जहां बीजेपी ने अपनी सहयोगी रही शिवसेना को तोड़ दिया और इन सभी राज्यों में आज बीजेपी सत्ता में है। लेकिन वहीं जो पार्टी बीजेपी के मंसूबों को भाप जाती है वो बच जाती है, जिनमें से एक है तृणमूल कांग्रेस। बता दें कि पहले बंगाल में टीएमसी ने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया था, लेकिन टीएमसी ने इसके मंसूबों को भाप लिया और समय रहते अलग हो गई। यही कारण रहा कि बीजेपी उसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाई, लेकिन पार्टी ने बंगाल में अपना जनाधार तो बढ़ा ही लिया। यानी अपनों की पीठ में छुरा घोंपना बीजेपी की पुरानी आदत है और एआईएडीएमके भी बीजेपी की इसी नीति का शिकार हो चुकी है। तो आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।